Medical Officer from Medical Health and Family Welfare Government of Rajasthan, Dr. Nischint Nagori, to kindly come on the podium. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी भी लंच के बाद भी आराम से जगे हुए हैं, बैठे हैं। और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। विपिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रोग्राम को उन्होंने करवाया। तो आज मैं आपको अपने डिपार्टमेंट आर्ट ऑफ लिविंग ज्योतिष वास्तु अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इधर आए हैं और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आज हम बात करने वाले हैं। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है वो एमबीबीएस डॉक्टर की रही है, तो मेरे फील्ड से बिल्कुल ही हटकर है। बट क्योंकि इसके अंदर एक बहुत गहन विज्ञान छुपा हुआ है, इसके अंदर एक बहुत गहरा विज्ञान है और इसके अंदर भी बहुत ऑब्जेक्टिव नॉलेज छुपी, इसलिए इस टॉपिक ने मुझे बहुत फैसिनेट किया कि मैं इसको और एक्सप्लोर करूं। एंड गुरुदेव हमेशा हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। और उसके बाद में आज हम देखते हैं कि क्या क्या हम देख सकते हैं इस फील्ड के बारे में, क्यों इसकी जरूरत है, क्या सच में विज्ञान है, एक मिथ है, इसके अंदर पैटर्न्स कौन कौन से बीमारियों के जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज को पकड़ने में। जब डिजीज यानी कि बीमारी आने से पहले उसका ज्ञान हो जाना कि ये आ सकती है, कब आ सकती है, कैसे आ सकती है और क्या उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। और हमारी कुछ केस स्टडीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप नीड्स की बात करें, जैसे पहला सवाल यही उठेगा कि क्यों जरूरत है, कि व्हाई डू वी नीड इट, है ना, हमें क्यों जरूरत है। ज्योतिष के बिना भी तो काम चल सकता है ना, क्यों आप इस फील्ड में जा रहे हो। तो देखिए पेशेंट की तरफ से सोचे तो उसको क्या क्या सवाल उठते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब मेरे को होने वाला है और मैं इन चीजों का ध्यान रख लेता तो शायद ये चीजें मैं नहीं देखता, ये ट्रीटमेंट जो मैं ले रहा हूँ ये मेरे पे काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये सर्जरी जो मैं करवाने वाला हूँ सच में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, और इसके अलावा क्या मुझे सच में मॉडर्न मेडिसिन का पाथवे हेल्प करेगा या पुरानी चिकित्सा मुझे हेल्प करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सभी केसेस मॉडर्न मेडिसिन में ठीक हो जाते हैं, सभी केसेस एंशिएंट मेडिसिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये सवाल हमेशा पेशेंट के एंड पे बने रहते हैं। तो इनका जवाब कौन दे सकता है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। और डॉक्टर्स की तरफ से क्या क्या नीड है, उनको क्या सवाल रहते हैं कि मुझे ये पता चल जाए इसको क्या देना ठीक रहेगा, मैं इस पे सच में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करूं या हो सकता है कि किसी और पैथी से किसी और ब्रांच से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो दोनों की तरफ से नीड जरूर है। अगर हम देखें मिथ या साइंस है, तो देखो साइंस के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक ट्रेंड और पैटर्न को पहले वो ट्रेस करते हैं, एक रूल और उसके लिमिटेशंस को भी देखते हैं कि कहां तक वो फॉलो होता है। अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो डेफिनेटली वो ब्रांच वैज्ञानिक है, वो एक मिथ नहीं हो सकती। और एक्चुअल में ज्योतिष के अंदर यही सारी की सारी चीजें मौजूद है, बस उसे ढंग से एक वैज्ञानिक तौर से देखा नहीं गया, ये बात अलग है। क्योंकि जिन लोगों ने हमेशा ज्योतिष को परखा है उनको उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं थी जिसको वो प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं। जैसे कोई अगर जॉब को प्रिडिक्ट करता है तो कई जॉब्स में ट्रांसफर होती है, कई में नहीं होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फील्ड को समझे बिना आप उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हो, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो सबसे बेस्ट यही तरीका हो सकता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करने का कि डॉक्टर्स खुद इसको सीखें और इसको और आगे बढ़ाएं, तब उसके अंदर का जो एविडेंस है और तब कहां तक हम उससे देख सकते हैं चीजों को, ये आज आप देखेंगे। तो जब हमने लगभग हर केस से रिलेटेड 200 हॉरोस्कोप्स को देखा, उनके अंदर से हमने पैटर्न्स देखे जो कॉमनली फॉलो हो रहे हैं, तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मिले हर डिजीज से रिलेटेड। तो ये छोटी सी लिस्ट है, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट एक ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने इस पे काम किया था। उसके बाद में कैंसर जैसी बीमारियों पे भी हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढ के निकाले थे। जैसे कर्क लग्न जो है या कर्क राशि, ये सबसे ज्यादा कॉमनली इनको ज्यादा कैंसर हो रहे हैं क्योंकि जल तत्व की राशि है। और अगर आप देखेंगे तो हर जगह जल तत्व के जो डिस्टर्बेंस है वही सबसे ज्यादा ऐसी बीमारियों में देखे जाते हैं। तो अगर हम ढंग से जब हम काम करते हैं तो हमें बिल्कुल सही चीजें मिलती है। ज्योतिष और आयुर्वेद में बहुत गहरा सामंजस्य है।
उसके अलावा जब हमने इन सारी चीजों को देख के हम पैटर्न ऑफ डिजीज को देखते हैं, तो जब हमने पैटर्न्स को कंक्लूड किया तो हम ये थ्योरी पे पहुंचे कि 4 चीजों को अगर आप देख लो तो आपको बीमारी पता चल जाएगी। सबसे पहला आत्म कारक जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, उसके बाद में दारा कारक जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। ये दिखाता है कि एक ग्रह से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, जो सिस्टम है, ये हाइपर फंक्शनल है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। दूसरा होता है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, वहां डेफिशिएंसी है, वहां ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा एक होता है बाधक हर चार्ट में, उस बाधक से पता चलता है कि ये एरिया के अंदर एनर्जी ब्लॉक्ड है, इसीलिए वो ऑर्गन या वो सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो सकता है। और चौथा चीज रोग का जो कारक है, जो शनि महाराज है, शनिदेव। तो इन 4 चीजों को अगर आप ढंग से समझ जाते हो कि कैसे आपको देखना है, तो बिल्कुल आप बीमारी को पकड़ सकते हो। और जो हमारा पूरा एल्गोरिथम है वो इन्हीं 4 चीजों पर बेस्ड है। उसके बाद में जब हमने पैटर्न ऑफ डिजीज के बारे में देखा कि क्या करेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो करेक्शन में ऐसा होता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ कर्म होते हैं। तो जो भी बीमारी अदृढ़ कर्म के अंदर बन रही है, अदृढ़ कर्म यानी चर राशि के अंदर कोई ग्रह होता है, तो अदृढ़ कर्म जब बनता है उस बीमारी को आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। दवाई भी उस पर अच्छा काम करती है, उसके अलावा मंत्र जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे से उस कर्म को हटाने में मदद करते हैं। पर जो दृढ़ कर्म के अंदर है उनको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और दृढ़ादृढ़ कर्म इसी के बीच में एक एक्सटेंट तक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता। तो क्या ये कहें कि सारी चीजें आप सॉल्व कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। इन 3 में से जो दृढ़ कर्म है उनको नहीं कर सकते, पर जो बाकी 2 है अदृढ़ और दृढ़ादृढ़, उसमें हमारे पास में ऑप्शंस है कि उनके उपाय करने से बिल्कुल वो चीजें ठीक हो सकती है, उनमें फर्क पड़ सकता है। तो शॉर्ट में 1-2 केस स्टडीज बताऊंगा कि 6 महीने का बच्चे का केस था, सेप्सिस के साथ में वो आया था हमारे पास में, और मतलब उसकी क्वेरी आई थी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो उसको अक्यूट रीनल फेलियर था, उसको सेप्सिस था, और उसी के साथ उसको निमोनिया भी डेवलप हुआ था। वो वेंटिलेटर पे था, ब्लड कल्चर्स में कोई ऑर्गेनिज्म आइसोलेट नहीं हो रहा था। जब उसका चार्ट मैंने देखा तो ये सारी फाइंडिंग्स थी, पर उसमें एक चीज मिसिंग थी कि उस बच्चे को स्किन डिजीज भी होने वाली थी, आगे स्किन इरप्शंस दिख रहे थे, बट उसको हो ही नहीं थे उस समय। तो इसी चीज को पकड़ते हुए जब मैंने अपना मेडिकल जो नॉलेज उसको अप्लाई किया, तो ये पकड़ा कि स्किन इरप्शंस, किडनी और लंग्स तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के अंदर, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी जो उसका मेन स्पीशीज है। तो उनको फिर हमने कहा आप इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट कीजिए, और जब उसको टेस्ट किया गया ना वो पॉजिटिव आया। तो वो बीमारी पहले पता नहीं चल रही थी, बट ज्योतिष के एप्लीकेशन से हम उसको पकड़ पाए, क्योंकि दोनों नॉलेज को हमने साइमल्टेनियसली यूज किया कि इसका प्रॉपर पैटर्न हमने एस्ट्रोलॉजी से समझा और मेडिकल नॉलेज से हमने उसको जो है कंबाइन किया, तब हमें बिल्कुल आइडिया लग पाया कि कौन सी डिजीज है। तो उसके लिए फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाया था। दूसरे केस में भी कुछ ऐसे ही कि एक AML का पेशेंट था और वेंटिलेटर पे था, सेप्सिस निमोनिया था, उसके केस में भी कुछ ऐसी फाइंडिंग्स थी। इस केस में हमने हवन को एज ए रेमेडी देखा था कि जब उस बच्चे की बाधक का इन्फ्लुएंस चल रहा था, जब बाधक शांति होमा करवाए तो बिल्कुल वो जाने की कगार पे था, बट वेंटिलेटर से बीन ऑफ हुआ उस दिन। उसके बाद में जब शनि शांति होमा करवाया था, उसके बाद में ICU से बाहर आ गया, क्योंकि ये 2 प्लैनेट्स उनके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल लग रहे थे। और बाकी जो दूसरी चीजें थी बिल्कुल उससे वो हील होता गया, और अब वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि बिल्कुल हो सकता है ये सब अदृढ़ कर्म में थे, इसलिए इनमें इंटरवेंशन अच्छे काम किए थे। एक केस था शिज़ोफ्रेनिया का, जिसके अंदर 19 साल की लड़की थी। उनको वैसे तो मैंने कहा था कि आप हॉस्पिटल जाओ, उसको अक्यूट एपिसोड है, बट वो माने नहीं, और वो उन्होंने जो मैंने उपाय दिए थे मेरे पेरेंट्स ने वही किए थे। तो जब वो 20 मंत्रों का जाप करते गए तो बच्ची अपने आप ही ठीक हो गई, कुछ उनको करना नहीं पड़ा, और अक्यूट एपिसोड का भी रेजोल्यूशन हो गया। तो इन चीजों से मैं ये कह सकता हूँ कि इस ब्रांच में बहुत पोटेंशियल है। डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट तीनों लेवल्स पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, और इसका इंटीग्रेशन मॉडर्न मेडिसिन और जो एंशिएंट मेडिसिन है दोनों के साथ में बराबर होता है। जो 7 ग्रह हैं वही 7 धातुओं से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने किसी ग्रह का अफ्लिक्शन देखा तो आपको पता चल जाता है वो धातु जो है वो खराब है,
उस धातु से जुड़ी हुई बीमारियां बिल्कुल हो सकती है। तो ये सारी चीजों को जब हम कंबाइन करके यूज करें तो किसी व्यक्ति को उस बीमारी के आने से पहले हम उसको अलर्ट कर सकते हैं, प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा इसका हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हीलिंग है मंत्रों के द्वारा जब उसको किया जाए तो कार्मिक डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं उनसे भी उनको बाहर ला सकते हैं। तो उस तरीके से बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है और इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग कॉन्स्टेंटली साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ में इस पे काम कर रहे हैं और होपफुली आगे हम इसको एज अ डायग्नोस्टिक मॉडल जरूर से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। थैंक यू।